चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंटल चेंजेस। ये जो चैप्टर है ना, वो हमारे ज्योग्राफी का ये चैप्टर एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही यूज़फुल वे में दिया हुआ है। जिस चैप्टर में बताया हुआ है कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से टाइप के चेंजेस प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, वो हमें इसमें समझना है। तो इनमें सबसे पहला एक पॉइंट देखें ना, जो पॉइंट आता है एटमॉस्फेयर का। आपको पता है एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? तो हमारे अर्थ के आसपास चारों तरफ जो ये एयर की लेयर आई हुई है, हवा की जो लेयर आई हुई है, ऐसे समझो जो ये एयर है, जो हवा है, वो हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह जो पूरा ढक कर बैठी है। तो ये अर्थ के आसपास आई हुई एयर की लेयर, उस लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, बराबर ना। लेकिन हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ना, वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है। किसकी वजह से? हमारी वजह से ही, हम ह्यूमंस की वजह से ही ये एटमॉस्फेयर वो पॉल्यूट होता जा रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने हर तरह के पॉल्यूशन के बारे में समझा है। एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो इनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। और इनकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होते हैं? तो इनकी वजह से इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे आसपास का टेम्परेचर अब नॉर्मल नहीं रहता। जो विंड मूवमेंट होती है, जैसे हवाएं चलती हैं, वो भी अब रेगुलर नहीं रहती। सीजन्स रेगुलर नहीं आते, मॉइस्चर रेगुलर नहीं रहता। इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती है कि नहीं? आप लोग खुद ही जो है वो ये फील करते होगे कि आजकल कितने सालों से जो है, जो सीजन्स जैसे होते हैं ना, वो सीजन्स अब रेगुलर टाइमिंग पर जैसे नहीं आते। रेगुलर टाइमिंग मतलब कि जैसे बारिश का सीज़न होता है, तो वो बारिश का सीज़न जनरली जून जुलाई से शुरुआत होती है और सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर तक वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, 3 से 4 महीने ये सीज़न चलती है। लेकिन कितनी बार अब देखा होगा कि अक्टूबर मंथ में, नवंबर मंथ में भी बारिश पड़ती है कि नहीं? ठंडी और गर्मी की बात करो तो वो भी अब कोई रेगुलर सीजन्स नहीं। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं ना, किसकी वजह से पता है? ये ऐसे पॉल्यूशन की वजह से, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर जो खराब होता जा रहा है, उनकी वजह से। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट हम लोग समझें। जो पॉइंट आता है वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, उनके बीच का हम लोग डिफरेंस समझें। आपको पता है वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं? वेदर मतलब वो कहलाता है कि कोई भी प्लेस की करंट कंडीशन, कोई भी प्लेस की करंट कंडीशन, तो वो जनरली वेदर कहलाती है। आप जहाँ पर अभी बैठे हुए हो, तो आपके बाहर, खिड़की के बाहर जो है वो देखो कि अभी कंडीशन कैसी है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश चल रही है, क्या चल रहा है। तो ये जो करंट कंडीशन है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। कि हाँ भाई, अभी का वेदर ऐसा है कि अगर गर्मी हो तो हाँ भाई अभी जो है वो हॉट वेदर है। अगर ठंडी हो तो हाँ भाई अभी जो है वो थोड़ा सा कोल्ड वेदर है। ऐसे ना। तो ये वेदर कहलाता है। और उसके कंपैरिजन में क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो क्लाइमेट मतलब वो कहलाता है कि कोई भी प्लेस की मोर देन 35 ईयर्स की एवरेज कंडीशन, 35 सालों से ज़्यादा की एवरेज कंडीशन, वो उसका क्लाइमेट कहलाता है। मतलब आप लोग कोई भी प्लेस के बारे में अगर जानना चाहते हो ना, तो जनरली उसके बारे में एक एवरेजली जो है, क्या कह सकते हैं कि वेदर कंडीशन मिल जाती है। जस्ट एक एग्जांपल से समझो, चलो डेफिनेशन छोड़ो, एग्जांपल से समझो। कि जैसे अगर आपको ऐसे कहा जाए कि हमारे इंडिया में कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, तो कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। हमारे माइंड में आ जाता है ना कि हाँ भाई वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, हम लोग वर्ड ही क्लाइमेट कहते हैं कि हाँ भाई वहाँ का मौसम जो है वो ठंडा चल रहा है। तो क्या वहाँ पे हमेशा ही 12 ही महीने ठंडी पड़ती है? नहीं, वहाँ पर भी गर्मी है, वहाँ पर भी बारिश होती है ना। फिर क्यों वहाँ पर जो है वो, ये क्या कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, ऐसा ही नाम देते हैं। राजस्थान के बारे में अगर कहो तो भाई राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो क्या बस 12 ही महीना गर्मी पड़ती है वहाँ पर, ठंडी नहीं? वहाँ की ठंडी भी बहुत भयंकर होती है और बारिश भी तो गिरती है ना। लेकिन वहाँ पे गर्मी क्यों कही जाती है? क्योंकि एवरेजली
ज़्यादातर साल का ज़्यादातर टाइमिंग वहाँ पर गर्मी रहती है। इसी वजह से वहाँ की कंडीशन वो क्या कहलाती है? हॉट कंडीशन या तो हॉट क्लाइमेट कहलाता है। वेदर और क्लाइमेट में ये फ़र्क है कि वेदर सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन बताता है कि अभी खिड़की के बाहर देख लो क्या चल रहा है, गर्मी, ठंडी या बारिश, तो ये वेदर कहलाया। लेकिन क्लाइमेट क्या बताता है? तो क्लाइमेट बताता है एवरेज कंडीशन, कि एवरेजली जो है वहाँ पर क्या चल रहा है। कि जैसे कश्मीर में देखो तो एवरेजली वहाँ पर ठंडी ज़्यादा है, बरोबर, सालों तक, 35 ईयर्स तक भी, जैसे इसमें दिया हुआ ना कि कंडीशन ऑफ मोर देन 35 ईयर्स, तो 35 सालों तक या उससे भी ज़्यादा टाइम तक, सालों तक जब वहाँ पे देखा जाए कि हाँ भाई वहाँ पे एवरेजली ठंडी ही ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, बराबर ना। साल का ज़्यादातर समय वहाँ पर अगर ठंडी ज़्यादा रहती हो तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। आप जो है वो आपके आसपास देख लो कि हमारी सिटी में जो है वो साल का ज़्यादातर टाइमिंग क्या रहता है, तो साल का ज़्यादातर टाइमिंग न ज़्यादा ठंडी रहती है न ज़्यादा गर्मी रहती है, मीडियम रहता है ना। तो इसका मतलब वो क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट कहलाता है। मॉडरेट मतलब कि मीडियम। समझ आ रही है ना बात? लेकिन अब अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखो ना, तो हर जगह का क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। अब जैसे हमेशा जैसे क्लाइमेट रहता था वैसा क्लाइमेट अब नहीं रहता, उसमें काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं। कि जैसे अगर आप लोग हिमालय साइड का ही क्लाइमेट अगर देखो ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर ठंडी ही रहती है। अभी भी ज़्यादातर ठंडी है, लेकिन वहाँ पे गर्मी का प्रोपोर्शन भी बढ़ता जा रहा है। वहाँ की बर्फ़ वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करो तो जैसे एंटार्क्टिक ओशन है ना, कि जो पूरा बर्फ़ से जो है वो भरा हुआ है, वो प्लेस वो प्लेस भी अब धीरे धीरे पिघलता जा रहा है, वो बर्फ़ पिघलती जा रही है। ये किस वजह से पता है? तो ये पॉल्यूशन की वजह से। ज़्यादातर गाड़ियों में से निकलता हुआ धुआं या जो फैक्ट्रियों में से निकलता हुआ धुआं, उनमें ना ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, CO2। और ये CO2 के बढ़ने की वजह से हम लोग पेड़ भी काटते जाते हैं, तो क्या बढ़ता है उनसे? CO2 बढ़ता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हर जगह पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ही यही कहलाता है कि हर जगह पर टेम्परेचर का बढ़ता जाना, है कि नहीं। और इनसे बचने के लिए एक यहाँ पर एक छोटा सा आपको टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट है ग्रीन हाउस फार्मिंग। कौन सा पॉइंट है उसमें? ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग मतलब क्या? तो जनरली कि जो ऐसी कंट्रीज है ना कि जहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है, तो इतनी ज़्यादा ठंडी होने की वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई खेती नहीं हो पाती, वेजिटेबल प्लांट्स वगैरह तैयार नहीं हो पाते इतनी ठंडी की वजह से। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो वहाँ के लोग जो है वो एक ऐसी अरेंजमेंट तैयार करते हैं, एक छोटा सा घर या एक छोटा सा टेंट जैसा बनाते हैं, कि जिनके ऊपर जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई सोलर पैनल्स वगैरह या तो फिर ग्लास वगैरह, कांच वगैरह लगा दिए जाते हैं, या ऐसी नेट लगाते हैं, ऐसी जाली लगा दी जाती है कि जिनके थ्रू जब सनलाइट उनके ऊपर आती हो ना, भले थोड़ी सी भी सनलाइट अगर आती हो ना उनके ऊपर, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके अंदर की जो भी प्लेस होती है ना उस प्लेस को गर्म रखते हैं। जैसा ये देख रहे हो फोटो में कि भाई वहां पर कंटिन्यूसली जब उनके ऊपर धूप आती है, तो उस धूप की वजह से अंदर उस रूम का, उस हॉल का जो भी प्लेस हो, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा गर्म रहता है, कि जिससे प्लांट्स और वेजिटेबल्स वगैरह तैयार हो सके। समझ आ रही है ना बात? इस इस प्रैक्टिस को कहते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग। क्या कहते हैं इसे? ग्रीन हाउस फार्मिंग। कि जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है ना, उस जगह पर ऐसी फार्मिंग की जाती है, इस तरह से खेती की जाती है। तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट था। अब उसके आगे फिर जो है वो दूसरा पॉइंट आ जाता है, कि जिसे हम लोग कहते हैं चेंजिंग क्लाइमेट्स, या तो कहो ग्लोबल वार्मिंग। चेंजिंग क्लाइमेट्स या तो ग्लोबल वार्मिंग। जो अभी मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या उसके जैसे दूसरे क्या कह सकते हैं कि भाई गैसेस बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। कि हाँ पूरे अर्थ पे अब टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है।
इस ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा भी एक रीज़न है, जो रीज़न आता है ओजोन लेयर का। जैसे यहाँ पे एक फोटो देख रहे हो ना, कि हमारे अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो है वो ओजोन लेयर आई हुई है। क्या आया हुआ है? ओजोन लेयर। हमारे अर्थ के ऊपर ये ओजोन लेयर का काम क्या है? तो इसका काम है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो तैयार होती है, उन अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन लेयर रोकता है। अगर वो रेज डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ जाए ना, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पर कोई भी लोगों का रहना पॉसिबल हो पाएगा नहीं। ठीक है ना, किसी का भी रहना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कि इतना ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर ये यूवी रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अगर हमारे अर्थ पे आ जाए तो ये ओजोन लेयर सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। वो रेज को यहाँ पर अर्थ तक नहीं आने देता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता जा रहा है, तो ये ओजोन लेयर ख़त्म होता जा रहा है। पॉल्यूशन की वजह से ही ये ओजोन लेयर अब क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हर जगह पर कुछ गैसेस का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, या तो हेलो कार्बन्स, ये सब गैसेस है ना, ये गैसेस कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसे क्या नाम देते हैं पता है? ग्रीन हाउस गैसेस। क्योंकि इन गैसेस की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। खासकर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो नाम है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या काम करता है पता है? हमारी ओजोन लेयर को तोड़ता है, हमारी ओजोन लेयर को कम करता जाता है। तो ये अगर ओजोन लेयर कम होती जाए तो जिससे नुकसान क्या होगा? तो उससे नुकसान यही होगा कि हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सन की अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे यहाँ पर आती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, ये बराबर ना। पिछले कुछ सालों में ये मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनका प्रोपोर्शन कुछ सालों में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब अगर गैसेस बढ़ते जाएं तो उनका नुकसान भी तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। ये गैसेस जनरली कहाँ से निकलते हैं पता है? इन फैक्ट्रियों में से, हम जो गाड़ी चलाते हैं उन गाड़ियों में से, इवन कि हमारे घर पे जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन चलती है, उनमें से भी थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में ये गैसेस निकलते रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन इनडायरेक्टली उनमें से निकलने वाले ये गैसेस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखो कि इन्हीं सब गैसेस की वजह से, इन्हीं सब कंडीशन की वजह से ही तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग हो भी जाए तो इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट होंगे? इस ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट क्या? हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है ना, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाए, टेम्परेचर बढ़ता जाए, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, तो बहुत हैवी क्लाइमेट चेंजेस होंगे। जो सीजन्स होती हैं, वो सीज़न कोई भी तरह से रेगुलर नहीं रहेगी। समर, विंटर, मानसून, ये कोई सीज़न में फिर रेगुलरिटी नहीं रहेगी। और उनकी वजह से नेचुरल कैलिमिटीज़ क्रिएट होगी, जैसे कि फैमाइन, मतलब कभी अकाल पड़ जाना, कि बारिश बिल्कुल हो ही नहीं और बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाए, या कभी साइक्लोन, कि कभी तूफान आ जाए, या कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ हो जाए, है कि नहीं? कि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने शायद न्यूज़ में या दूसरी जगह देखा हो कि हर जगह पर बहुत हैवी ये फ्लड आती जा रही है, बराबर ना। कि ऐसी प्लेसेस हमारे राजस्थान या पूरे वर्ल्ड में अगर देखो, कि भाई क्या कह सकते हैं, कि दुबई जैसी प्लेसेस, कि जो रेगिस्तान जैसे एरिया कहलाते हैं, जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, अब वहाँ पर भी भारी बारिश पड़ती है और इवन बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ भी आ जाती है वहाँ पर। देखो, ये सब किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ना। और ऐसा नहीं सोचते कि हाँ भाई राजस्थान में बारिश नहीं होती, हो रही है तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। ये नेचुरल रेन नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। और दूसरी तरफ जो चेरापूंजी जैसे प्लेस हैं, हमारे इंडिया में एक प्लेस है ना चेरापूंजी। चेरापूंजी वो प्लेस है कि जहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है।
लेकिन अब वो प्लेस में कम बारिश होती जा रही है, कि राजस्थान जैसे प्लेस जहाँ बारिश ही नहीं होती वहाँ बारिश बढ़ती जा रही है, और चेरापूंजी जैसे प्लेस जहाँ पर हमेशा बारिश होती है वहाँ बारिश की कमी होती जा रही है। तो ये इतना बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। इनके अलावा कि एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, कि एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो पाता। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कह सकते हैं गर्मी बढ़ जाएगी। तो इनकी वजह से जो एग्रीकल्चर को प्रॉपर जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट मिल पाता नहीं है। या फिर इनकी वजह से पानी की कमी आती है, गर्मी बढ़ने की वजह से ये नदी नाले तालाब ये सब जो है वो धीरे धीरे सूखते जाते हैं। इनके अलावा जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जो जमीन के अंदर का पानी है, वो पानी भी जो है वो धीरे धीरे सूखता जाता है उनकी वजह से। हमारे अर्थ पे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ वाले जो भी प्लेसेस हैं, कि जैसे हिमालय जैसे प्लेसेस हैं, या तो फिर अंटार्कटिका जैसे प्लेसेस हैं, कि जहाँ पर पूरी बर्फ आई हुई है। तो ये जो बर्फ वाले प्लेसेस है ना, वो प्लेसेस भी अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। और उनके पिघलने से नुकसान ये होगा कि हर जगह पर वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना कि भाई हमारे पूरे अर्थ पे 25% सिर्फ जमीन आई हुई है, और 75% जितना पानी है पूरे अर्थ पे, ऐसा ही है ना। तो ये जो 75% जितना पानी है ना, उसकी लेवल बढ़ती जा रही है इसकी वजह से। ये सब ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, बर्फ वाले एरिया पिघल रहे हैं, और इनकी वजह से वो पानी बढ़ता जा रहा है। कहते हैं अगर धीरे धीरे ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो पूरी की पूरी जमीन पूरा अर्थ वो इस पानी में डूब जाएगा। अर्थ पे जितनी 25% जमीन आई हुई है, वो पूरी जमीन इसके अंदर डूब जाएगी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। या फिर इनके अलावा कि जो पॉल्यूशन क्रिएट होता जा रहा है, हम ही कर रहे हैं ना पॉल्यूशन क्रिएट। तो उस पॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो बीमारियां भी हमें फेस करनी पड़ती है, बराबर ना। या फिर नेचुरल अगर देखें ना, तो नेचुरल जो जो ज़मीन जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी भी ख़राब होती जाती है, वो सॉइल भी ख़राब होती जा रही है, कि जिनमें फिर प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। या तो फिर कि अगर एग्रीकल्चर होता भी है ना, तो वो ज़मीन इतनी ख़राब होती है कि उनसे जो क्रॉप्स तैयार होते हैं, वो क्रॉप्स हेल्दी नहीं बन पाते। जो क्रॉप्स प्रॉपर हेल्दी बनने चाहिए वो हेल्दी नहीं हो पाते। हम्म। तो इतने सारे जो है वो ये इफ़ेक्ट हैं। इवन कि इनकी वजह से एनिमल्स बर्ड्स उनकी डेथ हो जाती है। जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली तैयार नहीं हो पाते, बराबर ना। तो इनका नुकसान घूम फिर कर किससे भुगतना पड़ता है, हमें ही भुगतना पड़ता है ना, हम इंसानों को ही। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि हमने ही ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट की, और हमें ही अब वो सब जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग ही इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो इसका नुकसान भी आगे चलकर हमें बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। तो इन्हें बचने के लिए क्या करें, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात तो कर रहे हैं, कि हाँ ठीक है कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकना तो चाहिए, ये सही बात नहीं है। तो इन्हें बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ जो है वो इफेक्ट दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए हमें, कि कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है ना, तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी ये ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ग्रीन हाउस गैसेस जो हमने आगे पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे जो गैसेस हैं, इन गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कि जहाँ से ये गैसेस ज़्यादा निकलते हो ना, उन चीज़ों का यूज़ कम कर देना चाहिए, बराबर ना। या तो उनका कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए, कि भाई उसकी जगह पर दूसरी कोई चीज़ यूज़ करो, कि जिनमें से ऐसे गैसेस ना निकले। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि पेड़ क्या काम करते पता है, ये आसपास के जो भी ये हार्मफुल गैसेस होते हैं ना, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, के इन सभी गैसेस को ये ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आसपास के टेम्परेचर को ठंडा रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देते। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे अच्छा रास्ता ये ट्रीज ही है। इवन दूसरा ये रास्ता कहते हैं जो जनरली हमें अपनाना चाहिए, हमारे घर पे अपनाना चाहिए, वो ये
कि जितना हो सके प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ कम कर दो। जो प्लास्टिक बैग या आप लोग घर पे प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हो, आप लोग लिखते वक्त तो प्लास्टिक की पेन यूज़ करते हो, फिर वो पेन उठाकर बाहर फेंक देते हो। तो ऐसे नहीं, प्लास्टिक का यूज़ कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, या तो सोच समझ के यूज़ करना चाहिए कि प्लास्टिक का कचरा हर जगह पर जमा करना चाहिए नहीं। दूसरा, खेती करते वक्त भी जितना हो सके कि ये नेचुरल मैन्योर का ही यूज़ करना चाहिए, दवाइयों का यूज़ नहीं। जो पता है ना, फर्टिलाइजर्स में पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, या तो वो क्या कहते हैं कि भाई उन जानवरों को मारने की दवाइयाँ डालते हैं उनमें, तो उनकी वजह से उन क्रॉप्स को और ज़मीन को दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जो नेचुरल चीज़ों से बनती है वैसी फार्मिंग जो है वो तैयार करनी चाहिए। इनके अलावा कि जो भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी हम लोग खुद की करते हैं। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो उनकी वजह से उन एनिमल्स को भी तो नुकसान पहुंच रहा है ना। तो ये एनिमल्स वो भी हमारे नेचर को संभालने के लिए बहुत यूज़ करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमें, और इसकी वजह से हमें उनकी भी उतनी ही केयर करनी चाहिए। कि जब ट्रांसपोर्ट के वक्त भी कि जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, कि उन गाड़ियों में भी प्रॉपर फ्यूल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कि जैसे कि पेट्रोल की जगह पर अब सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो पेट्रोल जो है वो ये पॉल्यूशन ज़्यादा करता है, धुआं ज़्यादा फैलाता है, जबकि सीएनजी ना पॉल्यूशन करता है ना धुआं फैलाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में या कहीं पर भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ठीक है, आप लोग भी घर पे जब जो है वो रहते हो तो ये ध्यान दिया करो कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना हो। कि अगर आप लोग का कहीं पर भी जा रहे हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो अनयूज्ड जो भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हो, जैसे कि भाई फैन चल रहा है, लाइट चल रही है जिसका यूज़ नहीं है, तो उसको उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। पानी का भी जितना हो सके उतना जो है वो कम यूज़ करना चाहिए, या तो वेस्ट नहीं करना चाहिए उस पानी को, केयरफुली यूज़ करना चाहिए इस पानी को भी। देखो, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि इन सब से जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब से पूरे अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर हम थोड़ा सा पानी बचा भी लेंगे, तो बेटा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर एक एक इंसान भी थोड़ी थोड़ी लाइट, थोड़ा थोड़ा पानी, अपने आसपास की जो है वो चीज़ों का थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान रखना शुरू कर देना हर एक इंसान, तो वो थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसका। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की केयर करो। ठीक है, ज़रूरी है। दूसरा, ये कहते हैं ना कि जितना हो सके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल मतलब कि वो कहलाते हैं कि जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते, उन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं ना कि इनका यूज़ कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब इनका जितना यूज़ जो है वो करते रहो, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कि जैसे पहले के टाइम में पता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल का और पेट्रोलियम का यूज़ होता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और पॉल्यूशन भी नहीं होता उससे। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ना। गाड़ियों में भी मैंने बताया कि पहले जो पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चलती थी, अब ज़्यादातर गाड़ियाँ सीएनजी से चलती हैं, कि जिससे पॉल्यूशन भी नहीं हो पाता। बराबर, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और पता है इन सब के लिए पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी वर्ल्ड, सिर्फ एक कंट्री नहीं, कि जब पूरे वर्ल्ड को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये जो इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो नुकसान होता जा रहा है, कि उस नुकसान के रीज़न हम ह्यूमन बींग्स ही हैं, दूसरे कोई जानवर नहीं, लेकिन हम इंसान ही हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को ख़राब करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के सब बड़े बड़े लीडर्स ने मिलकर एक मीटिंग की। जो मीटिंग स्वीडन के कैपिटल, स्वीडन कंट्री है उसकी कैपिटल सिटी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में ये मीटिंग हुई थी 1972 में। कि भाई ये इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए और क्या काम किया जाए कि जिससे ये इन्वायरमेंट बच सके। इसके लिए 1972 में मीटिंग हुई थी। दूसरे भी कुछ सालों बाद मीटिंग हुई थी जो ब्राज़ील के रियो डी जानेरो में, रियो डी जानेरो में ब्राज़ील की ये सिटी, वहाँ पर भी कुछ मीटिंग्स हुई थी ऐसी,
कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इसके अलावा 2009 में भी डेनमार्क जो कंट्री है, उस डेनमार्क कंट्री की कैपिटल सिटी कोपेनहेगन कोपेनहेगन में ये मीटिंग्स हुई थी। और ये जो मीटिंग्स हुई थी, इनका मेन मकसद क्या था कि कुछ ऐसी प्लानिंग करें, कुछ ऐसे जो है वो समझो प्लान बनाए कि जिससे जिससे जो है ये पूरे वर्ल्ड में ये जो नुकसान बढ़ता जा रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है। और इनकी वजह से क्या हुआ, तो इनकी वजह से हर एक कंट्री ने डिसाइड किया कि हाँ भाई, हम सब मिलकर, भाई पूरा वर्ल्ड मिलकर जो है वो इस प्रॉब्लम से लड़ेगा। कि जिनमें जितने भी कंट्रीज है ना, जो आज पता है यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था। कि यूनाइटेड नेशन के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सब ने मिलकर जो है वो ये डिसाइड किया था कि हाँ भाई, हर साल हजारों हजारों डॉलर, हजारों करोड़ों डॉलर जो है वो इन चीज़ों के लिए खर्च करेंगे, लेकिन इन चीज़ों का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और आज प्रेजेंट टाइम में कितने सारे साइंटिस्ट हैं, कितने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, मतलब जो संस्थाएं हैं, जो दूसरे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो इनके बारे में कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, नई नई मेथड ढूंढ रहे हैं, नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं कि जिससे जो है ये इस प्रॉब्लम को रोका जा सके, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सके। समझ आ रही है ना बात है? तो देखो, पूरा वर्ल्ड इसके लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट हमारी तरफ से भी होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं? कि हमें भी, और कुछ नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भले काम ना करो, लेकिन कम से कम छोटी लेवल पे हमारे घर में या हमारे घर के आसपास तो इन चीज़ों का हम लोग केयर कर सकते हैं ना। कि अगर घर में ही हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचाएं, कि जैसे पानी का वेस्ट ना करें, ज़रूर हो उतना ही पानी यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हम लोग नहीं करें, या इनके अलावा जो है क्या कहते हैं कि अगर हम लोग बाहर से कोई सब्जियां वगैरह ला रहे हैं तो वो प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ न करें। घर में अगर कोई प्लास्टिक का कचरा जमा हो जाए तो उसे रोड पर न फेंक कर बरोबर जगह पर, या तो जैसे वो भंगार वाले वगैरह आते हैं कि उनको सही जगह पर दे देना चाहिए। कि यहाँ वहाँ कोई भी तरह का कचरा फैलाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? कि ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे ना, तो ये जो नुकसान होता जा रहा है ना, इस नुकसान को कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने के लिए कहते हैं कि हर एक घर के आसपास एक छोटा छोटा अगर पेड़ भी अगर लगा देना, तो हमारे आसपास की, क्या कह सकते हैं, एयर वो तो हमेशा प्योर रहेगी ना, हमेशा घर में ठंडक रहेगी। घर में आप लोग जैसे एसी लगाते हो, उस एसी की जगह पर घर के आसपास अगर दो पेड़ लगा दो ना, तो उस एसी से ज़्यादा ठंडी हवा आपके घर पर आ सकती है कि नहीं? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, बराबर। और देखो, आज जैसे हमने एसएस में ये चैप्टर देखा ना, वैसे ही अब इनके दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।